हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उसके तकाज़ों के मुताबिक है। हमारी खारजा पॉलिसी इस खित्ते में बिलखुसूस अमरीकी खारजा पॉलिसी उसके मकासद को पूरा करने वाली, उसकी प्रायोरिटीज़ को लुक आफ्टर करने वाली, उसके दिन को दिन कहने वाली, उसके रात को रात कहने वाली। हमने एक ऐसी हुकूमत को जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ था अफगानिस्तान में, उसके सफ़ीर तक के साथ वो सलूक किया कि जो अनडिप्लोमेटिक था, इनह्यूमन था, गैर बरादराना तो था ही वो। तो इसलिए हमारी खारजा पॉलिसी हमारी नहीं है और इसीलिए पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की थी जब पिछली वाली, तो उसमें कहा था कि पूरी खारजा पॉलिसी को रिविजिट किया जाए, उसका जायजा लिया जाए और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जाए। पार्लियामेंट की निगाह में हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद खारजा पॉलिसी के पैरामीटर्स पर, पैमाने पर पूरी नहीं होती। अफगानिस्तान की सूरत हाल में खुद अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, पाकिस्तान पर पाबंदी है। ये जो इतना बड़ा तज़ाद है, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए ना, पहली तो जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान पर पाबंदियां हैं। पाकिस्तान अगर बकौल आपके भी और मेरे भी आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, तो किसको ये हक पहुंचता है, किसके अंदर ये जुर्रत, ताकत, मजाल है कि वो मुझ पर और आप पर पाबंदियां लगाए? आप पाबंदियों को परेका के बराबर अहमियत न दे, रिजेक्ट कर दें उसको। तो इसलिए अफगानिस्तान में अमेरिका शिकस्त से दो चार हो चुका है, इसलिए वो मुज़ाकरात की मेज बिछाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के बगैर नहीं कर सकता वो। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में दिलचस्पी न ले तो करज़ई और भारत और अमेरिका और नेटो उल्टे लटक जाएंगे और सर के बल दिखाई देंगे सारे के सारे, लेकिन पेशरफ्त नहीं कर सकेंगे। लिहाजा पाकिस्तान को अपने इस पाइवटल रोल को समझना भी चाहिए, कैटलिस्ट की हैसियत से काम करना चाहिए और जो वीटो इसके नतीजे में पाकिस्तान को हासिल है उसका भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। सदर साहब और करज़ई साहब ने ईरान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। ईरान के इस विजिट को आप किस तरह लेते हैं, प्रेसिडेंट जरदारी के और करज़ई के, और वहां जो बातचीत हुई? बस जी अश्कशोई है। ईरान ने अपने बॉर्डर तक गैस लाकर रख दिए कि ले जाओ इसको तुम, हम नहीं लेते वहां से, इसलिए अमेरिका ने मना किया हुआ है। ईरान अनगिनत मामलात में हमारी मदद करना चाहता है और जेन्युइनली मदद करना चाहता है। यही मामला चाइना का, यानी दर्जनों मंसूबे हैं जिसमें चाइना चाहता है कि कोल माइन से तुम्हारे पास सिंध में, हम तुम्हें उसकी एनर्जी बनाकर देते हैं, लेकिन हमारी उसकी सुनवाई नहीं, इसलिए कि अमेरिकी प्रेशर है। इसीलिए आज़ाद खारजा पॉलिसी की जरूरत है जो गुलामों के जरिए नहीं बन सकती, आज़ाद लोगों के जरिए। पाकिस्तान को दरपेश जो बड़े मसाइल हैं उसमें तवानाई का बहरान बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें हुकूमत ने अब तक मौसर तौर पर कोई पेशरफ्त किया? इस सवाल का जवाब और जवाब लूंगा मैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान को दरपेश एनर्जी क्राइसिस पे, और लोड शेडिंग ने पाकिस्तान के अवाम का जीना अजीरन कर रखा है। शाह साहब, इसमें आप एक तो हल तजवीज़ करें कि क्या जमात समझती है कि जी इस सारी सूरत हाल में जो लोड शेडिंग है और एनर्जी क्राइसिस है, इसका हल क्या होना चाहिए, और क्या इसमें हमारी हुकूमत संजीदा है या इसमें कोई पेशरफ्त कर सकती है? असल इशू ये है कि हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। जो बयानात मुतल्लिका वज़रा साहिबान ने दिए हैं वो भी ज़ख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ रहे हैं, लेकिन क्योंकि चैनल्स की वजह से आजकल वो एक्सपोज हो जाते हैं कि आपने ये कहा था और ये हो रहा है, तो इसलिए वो ज़रा मुँह छुपाते फिरते हैं। लेकिन संजीदगी जिस चीज़ का नाम है वो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, जिनका नाम हुक्मरान करार पाया है। वरना हकीकत ये हुकूमत संजीदा हो तो बेशुमार तजावीज़ पढ़े लिखे लोगों की तरफ से, माशी माहिरीन की तरफ से, इस फील्ड के जानने वालों की तरफ से आई हैं। उनको कन्वीन भी किया जा सकता है, उनके कोई डिस्कशन ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं इस मौजू पर, बशर्ते कि हुकूमत संजीदा हो। और हमारे मुल्क के अंदर वो पैराफर्नेलिया मौजूद है, वो सारे लोग मौजूद हैं। हम डैम्स क्यों नहीं बना सकते जी? सब कुछ कर सकते हैं भाई। देखिए ना, भारत ने तो हमें रेगिस्तान बनाने के लिए कश्मीर के दरियाओं पर डैम बनाने शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल आबी जारियत का मुर्तकिब हुआ है, और हमको वो कतरा कतरा बूंद बूंद पानी को तरसाना चाहता है। डैम की मुखालफत क्यों की जाती है जी? मेरा ख्याल है इशू ये है नहीं। मुखालफत तो इसलिए की जाती है कि तमाम मामला पॉलिटिकल इश्यूज हो गए हैं, इनका कोई ताल्लुक टेक्निकल और प्रोफेशनल नहीं। मैंने इसलिए ये सवाल किया कि टेक्निकल माहिरीन कहते हैं कि वही एक डैम ऐसा है जो इस क्राइसिस का हल पेश कर सकता है। वो सब ठीक है, लेकिन हुकूमत में तो आपको याद है मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, धमाका कहा था, ऐलान किया था, एक धमाका और करूंगा। लेकिन ऐसी पार्टीज भी मौजूद हैं वो कहते हैं जी बम मार के उड़ा देंगे। नहीं, अगर आपकी मसलन नवाज शरीफ साहब की तो हुकूमत पूरे मुल्क में थी उस वक्त,
2/3 मेजॉरिटी भी थी उनको सूबों के अंदर भी, वही तो सब जगह पर मौजूद। तो अगर वो नहीं कर सके तो विल टू डू की कमी थी ना, महज एक ऐलान की हद तक वो उसका क्रेडिट लेना चाहते थे। वैसे तो ज़िया-उल हक के दौर में भी बन सकता था, हर दौर में बन सकता था जी कोई, क्योंकि हर जगह के जो माहिरीन हैं उनको आप जमा करके कोई राय कायम करेंगे तो पॉलिटिशियंस भी उसी राय के मुताबिक चलेंगे। करप्शन और लूटमार के रुझान ने सियासत और अहले सियासत को बड़ा बदनाम किया है। शाह साहब में पाकिस्तान में एहतसाबी अमल क्यों मौसर नहीं बन सका, और जो एहतसाबी कमीशन की बात हो रही थी उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा? चोरों के जरिए चोरों के हाथ नहीं काटे जा सकते, करप्ट लोगों के जरिए करप्शन फ्री सोसाइटी, करप्शन फ्री गवर्नमेंट का तस्वुर ही महाल है, ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। इसलिए अगर सारी हुकूमत ही नारोज़दा है और उसके खिलाफ फैसले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गए हैं, तो उनसे तवक्को रखना कि इनके होते हुए करप्शन जो है वो मान पड़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, ये मैं ऐसी उम्मीद है जो कभी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए मेरे नज़दीक पहले आवाम को करप्शन फ्री हुक्मरान लाने चाहिए अपने वोट के ज़रिए। अगर वो करप्ट लोगों को ही वोट देंगे तो गिला ना करें कि करप्शन जो है बढ़ रही है, अगर वो दहशतगर्दों को वोट देंगे तो गिला ना करें कि टारगेट किलिंग हो रही है कराची में। आप समझते हैं कि कोई ऐसी इंतखाबी इस्लाहात पाकिस्तान में हो सकती है जो वाकईतन जैसी हुकूमत, आइडियल हुकूमत आप चाहते हैं, वैसी ये पाकिस्तान में कायम हो सके? इंतखाबी इस्लाहात में रुकावट कौन है जी? ये 3.5 करोड़ वोटर जाली डिग्रियों के आमल लोग आपके जुम्मेदार, तो फिर कैसे? इन इंतखाबी इस्लाहात की भी ज़रूरत है, लेकिन वोटर के जहन की इस्लाह ज़रूरी है कि अपनी बिरादरी को वोट दिए बगैर भी मुल्क के हालात को दुरुस्त कर सकता है और करना चाहिए उसे। यानी 5-5, 6-6 दफ़ा लोग वोट देने के बाद एक ही जैसी सूरत हाल का सामना करते हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो इस सब चीज़ों की अहमियत है कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट भी हो, बाइख्तियार भी हो और वो वोटर लिस्ट बनाएंगे, बनता नहीं, हुकूमत ही बनाएगी। कौन बनाएगा? इस हुकूमत को सूट करता है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनाएगा शाह साहब? हाँ, मतलब वो उसी के लिए प्रेशर की ज़रूरत है, तहरीक की ज़रूरत है, पुरअमन दायरे के अंदर रहते हुए अपना वजन कद-काट बढ़ाने और अपनी बात मनवाने की जरूरत है, जिसके लिए मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, मुफाहमत नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ की इस्तिलाह, मौसर अपोजिशन जो डिलीवर करने की सलाहियत रखती है और जो कुछ ना कुछ चीजें बनवा लेती है। उसमें मिनिमम चीजें ये है कि इलेक्शन। पिछले दिनों बलूचिस्तान का दौरा किया था और बलूचिस्तान के अंदर भी एक अनारकी की सूरत हाल है, खुद रहमान मलिक साहब। तो ये जो मंजरनामा है, इस मंजरनामे के होते हुए लोगों से तवक्को रखना कि वो हमारे हक में नारे लगाते रहें। अगर पाकिस्तान रहमान मलिक का नाम है तो लोग कैसे उसके हक में नारा लगाएंगे? अगर पाकिस्तान FC के लोगों का नाम है तो कैसे उसके हक में नारा लगाएंगे? बात कर दी बलूचिस्तान के हालात के बिगाड़ में एजेंसीज की। हालिया 2-3 बड़े वाकयात के बाद लोग पाकिस्तान की फौज को भी टारगेट करते नजर आ रहे हैं। इस अमल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, 2 अलग अलग मामलात हैं। एक है फौज को आईना दिखाना, उनकी गलतियां उनको बताना, उनको चार्जशीट करना, उनकी इस्लाह खैरख्वाही के जज्बे से करना, का मुनासिब समझ के उनकी किरदार कुशी करना और उनको वाही तबाही इधर से उधर दीवार से लगाना। मैं इस दूसरे रवैये की मजम्मत करता हूँ। लेकिन इनका एजेंडा है ये जो हमारे मुल्क की वो लॉबी जो कहती है कि कश्मीर का नाम न लें और भारत से मुज़ाकरात करते रहें और उसी के होकर रह जाए, उसको लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सेकुलर लॉबी का, और वो इसीलिए कि वो उनके एजेंडे में भारत फर्स्ट है, पाकिस्तान जो है वो शायद आखिरी कई नंबर पर आता है। तो इसलिए फौज के हवाले से जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है उन्हीं से पूछना चाहिए कि ये कब तक जारी रहेंगी ताबके, और इसके नतीजे में क्या वाकई ताकत के जरिए दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकेगा, क़ुव्वत के जरिए उसका इस्तेसाल किया जा सकेगा, या उसको ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ाया जाए। कराची में भी एक नया सिलसिला है, कत्ल गारत है, टारगेट किलिंग है, बलूचिस्तान के अंदर भी अनारकी की सी कैफियत है। तो फिर हम क्या ये समझें कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिलीवर करने में नाकाम है? बस जी, मैं इस पर कहना नहीं चाहता, लेकिन अल्फाज तो इससे भी ज़्यादा सख्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं जरदारी और गिलानी पॉलिटिकल सिस्टम को एवापोरेट करने में, तहलील करने में, मादूम करने में और दुश्मन का एजेंडा पूरा करने में। कराची को भी जो पूरे मुल्क का हब है ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी
दुश्मन के हाथों में दे दिया जाए या बालफाज दीगर इंटरनेशनल कंट्रोल में दे दिया जाए, ये कहकर के पाकिस्तान उसकी हिफाजत नहीं कर सकता और उन करीबी गलत हाथों में जाने वाला है। हुक्मरान उसी सिमत में पूरे मुल्क और कौम को लेकर जा रहे हैं। आपने ये बड़ी अहम बात कर दी, एटॉमिक प्रोग्राम। ये तो अमेरिका को, अमेरिकी CIA को, उनको भी बड़ा खटकता है। और जब दहशत गर्दी की वो बात करते हैं, जब वो डू मोर का तकाजा करते हैं, तो साथ वो ये भी कहते हैं कि ये गैर महफूज हाथों में है। एक तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये खटकता क्यों है और इसकी हिफाजत हम किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ एक बिल्कुल दूसरी बात कह जाऊंगा, रोक तो रहा हूं अपने आप को लेकिन शायद कह ही जाऊंगा। पाकिस्तान के अवाम को भी ये बात समझ में आ गई है कि एटमी प्रोग्राम की, एटम बम की बड़ी अहमियत है, लेकिन तालिबान ने जो अफगानिस्तान में शिकस्त दी अमेरिका को, वो एटम बम से नहीं शिकस्त दी, जज्बे जिहाद से शिकस्त दी, शौक शहादत से। ये जो कश्मीर के अंदर 7.5 लाख भारतीय फौज का काफिया तंग हो गया है, जीना दूभर हो गया है, नाम अपना भूल गई है, नफसियाती मरीज बन गई है, ये एटम बम की वजह से नहीं हुआ है, जज्बे जिहाद और शौक शहादत और मजबूत मौका पर जम जाने की वजह से। ये जो फलस्तीन वाले अब तक जिंदा है, मैंने सुना है सबकी